नमस्कार, मैं सिद्धार्थ वरदराजन, आप देख रहे हैं द वायर चैनल और आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हुए हैं प्रोफ़ेसर अपूर्वानंद। हम बात करेंगे हाल ही में घटे 2 घटनाओं के बारे में, जो कहीं न कहीं कंटेम्परेरी इंडिया की के जो हालात हैं उनको दर्शाता है। एक जयपुर मुंबई सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस में आरपीएफ कांस्टेबल का जो इंसिडेंट था जहाँ पे उन्होंने फायरिंग की, अपने कमांडिंग ऑफिसर की हत्या की और उसके बाद चुन-चुन के 3 मुसलमानों का कत्ल किया मूविंग ट्रेन पे। और दूसरा जो इंसिडेंट नूह, हरियाणा के नूह ज़िले में, जहाँ पे एक हिंदुत्व यात्रा एक मुसलमान इलाके से जो है उसको एक सेंसिटिव एरिया से निकालने की कोशिश की गई। वहाँ पे हिंसा हुई, हिंसा में 2 होमगार्ड का कत्ल हुआ और उसके बाद गुड़गाँव जो नूह से नूह के बराबर इलाके में है, वहाँ पे एक मस्जिद को जलाया गया और वहाँ के इमाम का कत्ल किया। तो ये जो 2 इंसिडेंट्स हैं जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में हत्याएँ और नूह और गुड़गाँव में जो हिंसा जो हुई, ये किस तरह से एक ही फिनोमेना के 2 रूप हैं या क्या वाक़ई ये अलग-अलग इंसिडेंट्स हैं जिस तरह से बताया जा रहा है कि भई इनको कनेक्ट ना किया जाए, ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है। इन तमाम चीज़ों पे हम आज अपूर्वानंद से बात करेंगे और मेरा पहला सवाल अपूर्व आपसे ये है कि ट्रेन वाला जो इंसिडेंट है और नूह गुड़गाँव, किस हद तक हम इनको एक ही लेंस से देखने की कोशिश करें या क्या वाक़ई जो है ये अलग-अलग घटनाएँ हैं जिनके बारे में कंबाइंड तरीके से हमको बात नहीं करना चाहिए? अगर हम इस तरह से देखें कि एपिसोड्स हैं, तो ये कह सकते हैं कि अलग-अलग एपिसोड्स हैं और आप इन्हें अलग-अलग ही ट्रीट करें, अलग-अलग ही इन पर सोचने की कोशिश करें, क्योंकि जिस कांस्टेबल ने मारा, उसका कोई रिश्ता नूह में जिन लोगों ने जुलूस निकाला, उससे तो नहीं है, या गुड़गाँव में जो लोग मस्जिद जला रहे थे, उनसे नहीं है। और ये बात सही है कि इनका रिश्ता आपस में नहीं है। लेकिन जो चीज़ इन सबको जोड़ रही है, वह है एक राजनीति, और वह राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत पे टिकी हुई राजनीति है, जो एक तरह का सूत्र बन गई है, जोड़ने वाला सूत्र। और अलग-अलग जो एपिसोड्स दिखलाई पड़ते हैं, वो अलग-अलग एपिसोड्स नहीं है, बल्कि एक धारावाहिक है, एक सीरियल है, जो चल रहा है। और उसमें कैरेक्टर्स अ, अलग-अलग आपको दिखलाई पड़ सकते हैं, लेकिन उनको जोड़ने वाली वो आइडियोलॉजी है, जो नफ़रत पे टिकी हुई आइडियोलॉजी है। क्योंकि अगर आप जो चलती हुई ट्रेन में गोली मारने की घटना है, उस पे विचार करें तो वो दहशत पैदा करती है, किसी के भी मन में। लेकिन किसी के भी मन में नहीं करती है। वो अपूर्वानंद या सिद्धार्थ वरदराजन को उस तरह नहीं विचलित करेगी या परेशान करेगी जैसे किसी एक मुसलमान को करेगी। क्योंकि अब उसके मन में ये बात है कि मैं अगर मुसलमान दिखलाई पड़ूँगा, मेरे चेहरे, मोहरे, मेरे पहनावे, ओढ़ावे से अगर ऐसा दिखला लगेगा किसी को मुसलमान हूँ, और वो इस कांस्टेबल की तरह का नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है कि मेरे बगल वाला इस कांस्टेबल की तरह नहीं हो? और तो यह जो एक अनसर्टेनिटी है, या जिसको आपने रैंडमनेस कहा है, कि अब मुझे सोर्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मी, आई डोंट नो हू दैट सोर्स इज़ गोइंग टू बी। और ये एक तरह से मॉब अटैक से ज़्यादा घबरा देने वाली या चिंता करने वाली चीज़ है। क्योंकि मॉब ऑर्गेनाइज़ होती है, दिखलाई पड़ती है, उसको मैं जानता हूँ, सोर्स को मैं जानता हूँ। विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, लेकिन अब कोई व्यक्ति भी सोर्स हो सकता है। अगल-बगल के लोग हो सकते हैं। इसको एक दूसरी चीज़ से भी अगर आप जोड़ के देखना चाहें, कि उसके ठीक 1 दिन पहले एक वीडियो और दिखलाई पड़ा था, और वो ये था कि एक कोई साहब हैं जो नमाज़ पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि मुसलमानों में कुछ लोग होते हैं जो पाँचों वक़्त की पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं। तो उनको कहीं भी कोने में जगह मिल जाए, कहीं भी जगह मिल जाए, वो जानमाज़ बिछाकर नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो वो तो एक बहुत आराम से होने वाली, किसी को उसमें कोई शोर-शराबा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वीडियो जो था वो बहुत चिंतित करने वाला था, कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और उनको नमाज़ पढ़ते हुए देखकर कई हिंदू नौजवान उनके इर्द-गिर्द इकट्ठा हो गए, और सबने मोबाइल अपना खोलकर उसमें हनुमान चालीसा निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया।
अब ये जो चीज है, ये एक तरह का वायलेंस है कि मैं खामोशी से इबादत कर रहा हूं, लेकिन मुझे घेर लिया जाता है, और घेर कर अचानक लोग अपना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं या कुछ कर देते हैं। तो इट्स इन वे अच्छा, मजे की बात यह है कि ये नौजवान खुद हनुमान चालीसा नहीं जानते, नहीं मतलब जानते। कि परेशान करने के लिए उनको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन ये गोली से नहीं मार रहे हैं, लेकिन ये वायलेंस ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो लोग हैं, ये किसी ऑर्गेनाइज ग्रुप के सदस्य तो नहीं है, ये कोई बजरंग दल के नहीं है, विश्व हो सकता है कोई हो, लेकिन उस समय तो वो रैंडमली इकट्ठा थे। तो अब इसका मतलब कि कहीं भी मेरे साथ हिंसा हो सकती है, कहीं भी मेरे साथ कुछ भी किया जा सकता है। इससे मेरा पूरा अस्तित्व हिल जाता है, क्योंकि अब मैं कुछ भी प्लान नहीं कर सकता हूँ। मान लीजिए, क्या मैं ट्रेन में चलते हुए सुरक्षित हूँ, महफूज हूँ, ये मैं नहीं जानता हूँ। और मुझे याद आया कि कुछ साल पहले एक महिला ने लिखा था एक पोस्ट, गोरखपुर की थी। उन्होंने लिखा था कि सफ़र में थी और उनके पति बगल में थे, और एक बच्चे ने उनसे पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो, और उन्होंने कहा हाँ। तो उसने कहा गोली मार देनी चाहिए तुमको। और उसके बाद उस महिला ने लिखा कि हम लोगों ने ट्रेन से सफ़र करना बंद कर दिया। अब आप कह सकते हैं कि ये एग्जेजरेटेड है, आप ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे सारे लोग थोड़ी होते हैं। लेकिन मुझे क्या पता कि आप भी वैसे नहीं होंगे, क्योंकि ये कांस्टेबल, अगर आप इनकी तस्वीर देखें, तो किस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्ति हिंसा कर सकता है? और मैं कैसे जानूँगा? तो एक तो वह बात है, लेकिन जिस राजनीति के कारण हुआ है, और वह राजनीति सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब नहीं फैला रहा है या बीजेपी नहीं कर रही है, बल्कि वह राजनीति पूरा राष्ट्रीय मीडिया फैला रहा है। यानी अब उस राजनीति का सोर्स या उस आइडियोलॉजी का सोर्स कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चारों तरफ से वो चल रही है। तो इसमें कौन इसकी गिरफ्त में आएगा, कौन खुद इसको प्रोफेस करने वाला बन जाएगा, कभी कोई बंदूक से प्रोफेस करेगा, कभी कोई मोबाइल फोन से करेगा, इसका मुझे पता नहीं। और ये चीज जो अनऑर्गेनाइज रूप में यहाँ दिखलाई पड़ रही है, वो ऑर्गेनाइज रूप में नूह में दिखलाई पड़ रही है। तो ये एक बहुत अजीब सा कॉम्बिनेशन है जो इस पूरे देश में बन रहा है, जिसमें अब नूह में भी जो है, ये एक यात्रा है। जैसा आपने कहा कि यात्राओं की राजनीति है, ये एक यात्रा है, और अब यात्राओं के ज़रिए ये करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि कहा जाता है कि हमारी धार्मिक यात्रा है। लेकिन उस धार्मिक यात्रा में बंदूक, तलवार, दूसरे हथियार लेकर लोग चलते हैं। उस बंदूक यात्रा के पहले उसका प्रचार किया जाता है, और इस यात्रा के पहले जो प्रचार किया गया, उसमें गाली-गलौच करने वाले वीडियो प्रसारित किए गए। मोनू मानेसर, जिसके बारे में हमको पता है कि वो नासिर और जुनैद की हत्या कांड का आरोपी है, अभियुक्त है, और उसकी खोज राजस्थान पुलिस कर रही है, लेकिन उसका वीडियो दिखलाई पड़ रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो शामिल होगा। इसका मतलब कि हरियाणा पुलिस को पता है कि वो वहां पर है, लेकिन उसने राजस्थान पुलिस को बताया नहीं है कि वह है, जबकि राजस्थान पुलिस खोज रही है उसको। तो इन सब से किसी का भी उत्तेजित होना बहुत स्वाभाविक है। अगर मैं एक समुदाय का हूँ और लगातार मेरे खिलाफ गाली-गलौच किया जाएगा, तो आप मुझसे ये उम्मीद नहीं कर सकती मैं उत्तेजित ही ना हूँ, है ना? अगर मुझे ये कहा जाएगा कि मैं आ रहा हूँ अब तुम्हारे यहाँ जुलूस लेकर, तैयार माला लेकर तैयार रहो, तो ये एक तरह से आप मुझे भड़का रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, आप कह सकते हैं कि नहीं, आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होंगे ही उसमें उत्तेजित, और होंगे तो फिर वो हुआ जो नूह में हुआ। वो एक तरह से स्वाभाविक ही कहा जाएगा। आप उसको उचित कहें, ना कहें, क्योंकि हिंसा किसी भी तरह उचित नहीं है। लेकिन हिंसा का पूरा रास्ता आपने हमवार किया था। आप हिंसा चाहते थे, और मैं भारतीय समझता हूँ जनता कि ये प्लानिंग का हिस्सा ही है, क्योंकि आप इस तरह से लोगों को उकसा रहे हैं और आप इस उम्मीद से कर रहे हैं कि वो भी जो है हिंसा का जो रास्ता है वो इख्तियार करें। हाँ, वो बिल्कुल, ठीक और वही उसके हुआ, बाद ठीक वही। आप उन पर आरोप लगाएँ कि जी, आपने हिंसा की है। जी। और अगर मान लीजिए नूह में हिंसा हुई, मैं मान भी लेता हूँ, हिंसा हुई, तो जिन्होंने हिंसा की आप उनको पकड़िए, आप उनको सज़ा दीजिए। लेकिन गुड़गाँव में आपने हिंसा क्यों की? इसका मतलब कि एक संगठित तंत्र मौजूद है, जो संगठित तंत्र तुरंत दूसरी जगह तुरंत ही हिंसा करने को तैयार रहता है। जैसे मणिपुर में चूड़ाचांदपुर में हिंसा हुई। चूड़ाचांदपुर में हिंसा होने के 2 घंटे के अंदर ही पूरे इम्फाल में हिंसा हो गई।
तो इसका मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क हमेशा ही तैयार है कि वो 1 मिनट की नोटिस पर हिंसा कर सकता है, और ये इस देश के लिए बहुत चिंता की बात है। जी। गुड़गांव में जिस तरह से हिंसा फैली, अ, भड़की, और उस हिंसा को प्रशासन रोक नहीं सका। जैसे नूह में प्रशासन को यह पता था कि यह हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने यात्रा नहीं रोकी। अब एक और अब मंत्री ने, सीबीआई और पुलिस वालों का बयान, मंत्रियों का भी, जो वहां के जो गुड़गांव के जो एमपी हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनका बयान आया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी बयान आया है कि जिस तरह से प्रदर्शन को इजाजत दी गई, जिस रास्ते से निकाला गया, ये एकदम गलत था और प्रशासन को ये इजाजत और ये छूट नहीं देना चाहिए था। हाँ, तो हम यही देखें कि ये वही प्रशासन है जो जी। सरकार का विरोध करने के छोटे से प्रदर्शन को इजाजत नहीं देता है, पूरी पुलिस लगा देता है, लेकिन वह देख रहा है कि हथियार, जी। भड़कावे के साथ एक जुलूस निकल रहा है, और जी। उसको वो खुली छूट देता है कि वो जाए। तो इसका मतलब प्रशासन की मिलीभगत है, प्रशासन चाहता है, और सिर्फ प्रशासन की नहीं, राज्य सरकार की मिलीभगत है। जी। क्योंकि राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती है। अब अगर सरकार ये कहे कि हमें जानकारी नहीं थी, तो फिर आप सरकार क्यों हैं? यह संगठन जो जुलूस निकाल रहा था, वो तो आप ही का संगठन है। जी। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वो तो आप ही के संगठन है। तो फिर आप ये कह रहे हैं दाएं हाथ को पता नहीं है कि बायां हाथ क्या कर रहा है। और उसके जी। पहले मनोहर लाल खट्टर हों या उनके बाकी अनिल विज हों या तमाम लोग हों, वो पिछले 7-8 साल से जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, मस्जिदों के खिलाफ, नमाज के खिलाफ, मुसलमानों पर यह आरोप कि वे लैंड जिहाद कर रहे हैं, तो वे सब इस घृणा की राजनीति को तैयार करने के लिए जिम्मेवार जी। हैं, और अब उससे भाग नहीं सकते हैं वो। इसका एक और पहलू, अपूर्व, मैं उत्तर प्रदेश की ओर दर्शकों को ले जाना चाहूंगा कि ठीक इसी वक्त बरेली जो है डिस्ट्रिक्ट में कावड़ियों का जो यात्रा था, कावड़ ने कुछ और एक उग्र उग्र किस्म की भीड़ उनकी, उन्होंने एक अपना प्रोसेशन एक ऐसे रास्ते से निकालना चाहा जहां पे पुलिस ने इजाजत नहीं दे रखी थी। और वो जाहिर है कि वो एक ऐसा हो सकता है कि मुसलमान बहुल इलाका है या किसी भी तरीके से एक तरह से सेंसिटिव इलाका है। तो जब उन्होंने जबरदस्ती अपने प्रोसेशन को उस रास्ते से ले जाने की कोशिश की, तो वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, जो अपने में काफ़ी आश्चर्यजनक है। क्योंकि हुँ। आमतौर पे जो है पुलिस तंत्र जो है इन लोगों पे रोक नहीं लगाता। लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि एक ईमानदारी, बहादुरी, जो भी आप कह लें, दिखा के उन्होंने एक उग्र कावड़ भीड़ को रोकने की कोशिश की, लाठियाँ चली। लेकिन उसका अंजाम क्या था? अंजाम ये था कि जो पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने ये कदम उठाया, लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था को अपहोल्ड करने के लिए, उनका फौरी तौर पे तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो एक ओर पे आप नूह में देखिए कि प्रशासन पूरी तरह से एक प्रतिबंधित रूट पे आप किसी को इजाजत दे रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जब एक ऑफिसर एक प्रतिबंधित रूट पे मार्च जो जा रही है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो उनका ट्रांसफर हो जाता है। तो सीधे तौर पे जो बात आप उठा रहे हैं कि भाई फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल एक तरह से एक मिली भगत है, प्रशासन ही चाहता है, सरकार ही चाहता है, मुख्यमंत्री ही चाहते हैं कि कानून का पालन नहीं किया जाए अगर कानून तोड़ने वाले हिंदुत्व संगठन या उनसे मिले जुले जो है ऑर्गेनाइजेशंस उसमें इन्वॉल्व है। हाँ, आप प्रभाकर चौधरी के तबादले की बात कर रहे हैं। जी। वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मस्जिद के आगे जानबूझ के डीजे बजाने की ज़िद ये लोग कर रहे थे कि हम वहीं बजाएँगे और उसी रास्ते से जाएँगे, और उन्होंने रोकने की कोशिश की, फिर जब नहीं माने, तो फिर उनको लाठीचार्ज करना पड़ा और उनका फ़ौरन तबादला हो गया। जी। तो उसके पहले आप सुबोध कुमार सिंह का भी हश्र याद कर लें, जो उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी थे और जिन्होंने तथाकथित जो गोरक्षक अपने आप को कहते हैं, उनको हिंसा करने से रोका और सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई। बिल्कुल। आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने सुबोध सिंह के हत्यारों पर कार्रवाई नहीं की है। बल्कि उनको शायद ज़मानत मिल गई है, बाकी चीज़ें मिल गई हैं। उनको
उन पर कार्रवाई की। तो इससे पुलिस अधिकारियों को बहुत स्पष्ट रूप से बतलाया जा रहा है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए सजा पहले से तय है। लेकिन यह बात अब पुलिस अधिकारियों के भी सोचने की है या प्रशासनिक अधिकारियों के सोचने की है कि वे राजनीतिक नेताओं पर इसका जिम्मा छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, क्योंकि आखिरकार उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है। वहां का जो प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, उसकी संवैधानिक जिम्मेवारी है कि उस इलाके में जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा की वो का इंतजाम करे, उसकी गारंटी करे। वो ये नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री ये नहीं चाहते हैं इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल। तो फिर उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जी। अगर वो संविधान के उसने जो शपथ ली है उसकी वो रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो यह बात बहुत स्पष्ट है और बहुत खतरनाक है कि प्रशासन, पुलिस, जो राजनीतिक सत्ता है, वे सब अब इस तरह से मिल गई हैं, जिनमें अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों और ईसाइयों का पूरा जीवन असुरक्षित हो गया है। जिनके जिनके ऊपर जिम्मा है कि वो सुरक्षा देंगे, अब वे उन हिंसा का स्रोत बन गए हैं, जो सिंबॉलिकली आप कह सकते हैं, हालांकि वो लिटरली भी हुआ है। जो पुलिस कांस्टेबल जी। शर्मा ने किया चलती हुई ट्रेन में, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। और अभी जब हम बात कर रहे हैं इसके कुछ वक्त पहले एक खबर मैंने पढ़ी कि बल्लभगढ़ में एक मुसलमान जिनका एक बहुत बड़ा सा घर था, उनको बुलाकर वहां सभा मीटिंग करके कहा गया कि आप अपना घर अब यहाँ से छोड़ दीजिए और यहाँ से जाइए। उन्होंने जब इसका विरोध करने की कोशिश की तो उनको धमकी दी गई। जो उन्होंने लिखा है उसको मैंने पढ़ा अंग्रेजी में, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया। तो हो सकता है लिटरली गला पकड़ लिया और धमकी दी, उस जिसके चलते ये लोग डर गए और अब उन्होंने ये लिखा है कि वे बाटला हाउस शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब हम किस जगह पर हैं? खुलेआम जुलूस निकल रहे हैं जिनमें रेहड़ी वालों को कहा जा रहा है कि आप छोड़कर जाओ, घर छोड़कर जाओ, माइक माइक पर कहा जा रहा है। अगर इस अभी भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारतवर्ष एक बहुत ही खतरनाक दौर में पहुंच गया है, जिसमें यह खुले तौर पर एक तरह का गुंडा राज है और इस गुंडागर्दी की एक विचारधारा है। अगर हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो हम एक तरह से खुदकुशी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। मैं दोबारा रेलगाड़ी वाला इंसिडेंट पे जाना चाहूंगा। उसके दो तीन पहलू हैं। एक तो फौरी तौर पे जिस तरह से रेलवे अधिकारियों ने और फिर जो सियासी लीडर हैं उन्होंने इस बात को फैलाने की कोशिश की कि जो कातिल है वो दरअसल में एक मेंटल इलनेस का शिकार है और वो अनस्टेबल था, इसलिए इस वजह से वो सब कारण हो सकता है। लेकिन जब सवाल उठने लगा कि भाई जब आपको ये पता है, बिल्कुल। अगर रेलवे अधिकारी को ये जानकारी है कि ये आदमी मेंटली अनस्टेबल है, तो आपने उसको ऐसे ड्यूटी पे कैसे भेजा जहां पे उनके पास हथियार का एक्सेस हो? तो रेलवे जो है कहीं कंफ्यूज होके उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया कि एक्चुअली हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो कांस्टेबल हैं ये मेंटल इलनेस के शिकार हैं। और फिर 4 घंटे बाद उस प्रेस रिलीज को कैंसिल कर दिया गया। कहने का मतलब कि सरकार अभी तक इस बात को तय नहीं कर पाया है कि उनकी कहानी क्या होनी चाहिए, क्योंकि और वो असमंजस में इसीलिए है क्योंकि असली कहानी तो ये है कि उन्होंने चुन चुन के मुसलमानों को मारा है उस ट्रेन पे। शायद बहुत सारे जो हमारे नाजरीन हैं जिन्होंने इस खबर को सिर्फ और सिर्फ बड़े टीवी चैनल्स पे देखा होगा, उनको ये शायद जानकारी नहीं होगी कि अपने सुपरवाइजिंग ऑफिसर को मारने के बाद सबसे पहले उसी उसी बोगी में उन्होंने एक शख्स का कत्ल किया। फिर जनाब ये कम से कम 7 बोगीज पार करके टोटल जो है 7 कोचेस से गुजर के टोटल जो है उन्होंने 2 लोगों को मारा। दोनों मुसलमान थे, दोनों दाढ़ीधारी। तो जाहिर है कि उन्होंने एक ऐसे बोगी से गुजरा होगा जहां पे सारे मुसाफिर उनको लगे होंगे कि भाई ये मुस्लिम नहीं है, तो सबको बख्शा गया, सबको छोड़ा गया। और इस हकीकत से जो है सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर आपने इस चीज को कबूल किया कि भाई मुसलमानों को डेलिबरेटली टारगेट करवाया गया, मतलब इस आदमी ने किया, और उसके अंत में उन्होंने एक भाषण भी दिया
जो वीडियो टेप में हम सब ने सुना है, जहां पे वो कहते हैं कि भाई एक कि ये लोग सब पाकिस्तान के इशारे पे चल रहे हैं, मीडिया भी यही बात बता रहा है हमको, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वोट देना है, हिंदुस्तान में रहना है, तो मोदी योगी यही दो हैं, और आपके ठाकरे, ये तीसरा नाम भी उन्होंने जोड़ जोड़ा। दिया। लेकिन अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो मोदी योगी यही दो हैं। अब ये उन्होंने कह दिया, हो सकता है कि पागलपन में कह दिया, हो सकता है कि मीडिया से या पता नहीं कहां से प्रभावित होकर कह दिया, लेकिन जो बात हर्ष मंदेर ने एक आलेख में उठाया, वायर में हम लोगों ने उसको छापा भी, कि यहां पे एक कातिल 4 लोगों की हत्या करने के बाद, और खासतौर पे 3 मुसलमानों को चुन के मारने के बाद, मोदी और योगी का नाम ले रहा है। एक देश के प्रधानमंत्री हैं, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उनको ये जरूरत नहीं, मतलब उनको ये महसूस नहीं हुआ कि भाई हमारा नाम का दुरुपयोग किया गया, हमारे नाम पे किसी ने किसी का कत्ल किया, कम से कम मैं कुछ कह तो दूं कि भाई ये सब मैं इसके खिलाफ हूं, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, जो भी है। लेकिन मंदिर ने, हर्ष मंदिर ने जो लेख लिखा, उन्होंने कहा कि भाई अब 4-5 दिन गुजर चुके हैं, 2 लफ्ज भी जो है मोदी साहब नहीं बोल पाए, योगी साहब नहीं बोल पाए। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक गिल्टी कॉन्शियंस को दर्शाता है, कि आपको अच्छी तरह पता है कि जो जो एक नफरत की जो सियासत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी चाहते हैं कि एक एक खुले गाड़ी पे इस आदमी ये इस तरह से ओपन फायर करके इस कत्ल का अंजाम करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये नफरती पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ ये इंसिडेंट है, और इस बात को मोदी नहीं कबूल कर सकते। मैंने अव्वल तो किसी भी देश में, पूरी दुनिया में हम ये देखते हैं कि इस तरह का अगर कोई कत्ल होता है, हिंसा होती है, तो आप अमेरिका में भी देखते हैं, आपने इंग्लैंड में भी देखा, न्यूज़ीलैंड में भी देखा, दूसरी जगह फ्रांस में जी। फ्रांस में देखा कि वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक हत्या अगर हो जाती है, एक, तो भी वो आते हैं सामने, प्रेस के सामने, राष्ट्र को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि यह अस्वीकार्य है, इसको मंजूर नहीं किया जा सकता, और यह हम लोग नहीं है। वो बताने की कोशिश करते हैं, दिस इज नॉट अमेरिका, दिस इज नॉट न्यूजीलैंड, दिस इज नॉट व्हाट वी आर। तो ये वो कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतवर्ष में एक तरह से हिंसा को स्वीकार किया जाता है राजकीय स्तर पर। जब आप उसको अस्वीकार नहीं करते हैं, तो मौन स्वीकृति का ही लक्षण है, यानी आप उस हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि आप हिंसा के स्रोत हैं। जो हिंसा हो रही है, वो एक राजनीति के कारण हो रही है, विचारधारा के कारण हो रही है। आप उस विचारधारा के पैरोकार हैं, तो आप उससे अपने आप को छुड़ा भी नहीं सकते हैं। सही। आप चुप ही रह सकते हैं, लेकिन आप इनकार नहीं कर सकते हैं उससे। तो इसके पहले भी जितनी घटनाएं हुई हैं हिंसा की, उन पर जो प्रतिक्रिया हुई है सबसे ऊपर के स्तर पर, उस प्रतिक्रिया को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो कभी भी उस हिंसा से अपने आप को अलग नहीं किया गया है। एक चालाकी दिखलाई गई है, ताकि अखबार वाले कह सकें कि देखिए देखिए, अब प्रधानमंत्री ने कह तो दिया, अब तो आप उनको छोड़ दीजिए, अब आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। जैसे मणिपुर में जब ये वीडियो सामने आ गया औरतों का, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जो घटना हुई है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन मणिपुर में तो दरअसल क्योंकि जो लोगों के साथ बहुसंख्यकवादी हिंसा हो रही थी, उसकी कोई निंदा नहीं की। तो ये बात बहुत स्पष्ट थी कि यह जो ट्रेन में हुआ, और आपने कहा कि अगर वो सिरफिरे हैं, तो हम मान लेते हैं इस बात को, सिरफिरे हैं, लेकिन ये सिरफिरापन किस प्रकार का है कि वो सिर्फ मुसलमानों को पहचान के उनकी हत्या करता है। जी। तो इसके 2 पहलू हैं जिन पर अगर हम विचार करें। एक तो यह है कि हम इस सिरफिरेपन को फिर डिफाइन करें। ये एक नए तरह की मानसिक बीमारी है। जो नई मानसिक बीमारी या विक्षिप्त हो जाना ऐसा है जिसमें वह सिर्फ मुसलमानों पर अपना गुस्सा, क्रोध निकालता है, बाकी लोगों को छोड़ देता है। तो मनोवैज्ञानिकों को भी अब भारत में इस पर काम करना पड़ेगा कि एक नई बीमारी भारत में आ गई है, और यह बीमारी फिर सिर्फ हिंदुओं में होगी और किसी में नहीं होगी। यह भी एक दूसरी चीज है जिस पर सामाजिक मनोवैज्ञानिकों को विचार करना होगा, और शायद अदालतों को भी तब सोचना पड़े। ये है। दूसरा, कि
अगर हम ये मान लें कि नहीं, दरअसल वो मानसिक रूप से परेशान था, उसने हत्या कर दी, फिर उस हत्या को जस्टिफाई करने के लिए उसने एक स्पीच दी, है ना? ताकि वो ये दिखला सके कि नहीं, मैं इस विचारधारा के साथ हूं, ताकि उसको एक समर्थन मिल जाए। यह दूसरी बात भी उतनी ही खतरनाक है। इसका मतलब कि मेरी नाराजगी किसी से अगर है, मेरी कोई निजी रंजिश है या कोई दूसरी चीज है, तो मैं उसकी हत्या करके इस विचारधारा की खाल ओढ़ ले सकता हूं। बल्कि और ये राजस्थान में जो जो कांड हुआ था, उस शख्स का नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसने किसी का कत्ल किया वीडियो पे दिखा के, और उसने भी जो है पता नहीं लव जिहाद और तमाम जो है चीजों को उठा के उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। वह रेगर रेगर राज, रेगर राज समत की बात कर रहे हैं, जो जी, कई साल शंभूलाल पहले रेगर अपने। शंभूलाल हाँ, रेगर ने जो जी जी हत्या जी की जी 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 अफराजुल की, जी और उसके जी बाद उसने वीडियो में उसको जस्टिफाई किया था, तो उस समय भी ये जी कहा गया था कि ये दरअसल मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो जरूर अगर कोई किसी को इस तरह से मारता है, टुकड़े टुकड़े करता है, तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। लेकिन उसके बाद जिस चीज का सहारा लेके उसको वो जस्टिफाई कर रहा है, वह एक बड़ी राजनीतिक बीमारी है, जिस बीमारी की गिरफ्त में भारत का एक बड़ा हिंदू समाज है। और उसको ये सोचना पड़ेगा कि प्रतिक्रिया दरअसल इन हत्याओं की व्यापक हिंदू समाज में किस प्रकार की हो रही है। क्या जी हम इससे एम्बैरेस्ड हैं और इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं? जब इसकी बात की जाती है तो क्या हम कोई और वीडियो दिखाने लगते हैं कि देखिए मुसलमान वहां पर हत्या कर रहे हैं, अरब में हत्या कर रहे हैं, यहाँ की है। तो इसका मतलब कि हम आंख चुराना चाह रहे हैं। हम अपने भीतर ये जो एक गहरी बीमारी आ गई है, उसको एड्रेस नहीं करना चाहते हैं, और ये बहुत जी चिंता का विषय है। हिंदुओं में रेडिकलाइजेशन अब एक फैक्ट है। जी बिल्कुल। एक और पहलू मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, अपूर्व, ये कि मेरी बात हो रही थी 2-3 दिन पहले कुछ पत्रकारों से, जो हम हंसी मजाक में कहते हैं कि गोदी मीडिया के हिस्सा हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे लेख वगैरह चलाए हैं जहां पे सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये बात कही गई कि भाई इन इन जो है ऐसे वारदातों को, इन कांड, ऐसे कांड को ज्यादा मीडिया ना उछालें, क्योंकि इन द केस ऑफ रेलवे वन ये तो मेंटल इंसिडेंट था, और जो नूह में हुआ है, गुड़गांव में हुआ है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन का सवाल है। और एक मंत्री ने कहा पत्रकारों से कि भाई G20 का जो समिट है, हिंदुस्तान, बहुत बड़ी गौरव की बात है कि हिंदुस्तान इसको होस्ट करने वाला है, तो कम से कम उस समिट के खत्म होने से पहले कोई ऐसी बुरी चीज मीडिया न दिखाएं। ये आग्रह उन्होंने गोदी मीडिया के चैनल से, तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई आपने ये बात सुनी, लेकिन अगर मैं उस कमरे में होता तो मैं फौरी तौर पे मंत्री से सवाल उठाता कि भाई कवरेज करने का सवाल तो तभी उठता है अगर कोई घटना घटती है और आप जो है, आपकी हुकूमत है, आपकी ताकत है, आप लोग कहते हैं कि इतना टफ सरकार आप लोग चला रहे, तो ये वारदात होते क्यों हैं, ये इंसिडेंट होते क्यों हैं, आप इन पे रोक क्यों नहीं लगाते? अगर आपको G20 और भारत की इमेज और नरेंद्र मोदी के जो छवि है, तो आप इतने चिंतित हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि नूह में या ट्रेन पे या और गुड़गांव में अगर मस्जिद जलाई जाती है, इमाम का कत्ल किया जाता है, तो इसमें आपकी छवि दुनिया की नजरों में खराब होता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये लोग बेवकूफ थोड़ी हैं। अगर हम नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बात करें तो 20-25 साल से जो है ये पॉलिटिकल लाइफ इनकी एकदम हाई लेवल पे, उन्होंने अपना पॉलिटिकल लाइफ चलाया है, अब आला से आला पोस्ट पे बैठे हैं, और इनको जो है सियासत और प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी समझ है। तो इनको इतनी सी भी अकल नहीं कि अगर G20 के बारे में इतना चिंतित हैं, तो आप इंश्योर नहीं कर सकते कि भाई गुड़गांव में मस्जिद न जलाया जाए, इमाम का कत्ल न किया जाए, क्योंकि कर करा के ये तो इन्हीं के लोग हैं। तो क्या सिचुएशन इस कदर बिगड़ चुका है? आप पहले भी कह चुके हैं कि एक तरह से गुंडा राज है और एक अस्थिरता है, और देश बहुत आगे, बहुत नीचे गिर चुका है, मतलब जो स्थिति है। तो क्या हम ऐसे सिचुएशन पे आ गए जहां पे जो हिंदुत्व के जो लीडर्स हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं, इनका पूरी तरह से इन संगठनों पे और इनके गतिविधियों पे नियंत्रण नहीं है, या
फिर भी ये सोच रहे हैं कि इस हिंसा को कैलिब्रेटेड तरीके से अगर हम चलाएं तो हमारा सियासी फायदा हो सकता है। जब तक हम लोगों को सबूत न मिल जाए कि कोई सेंट्रल कमांड है जिसने अलग-अलग जगह हिंसा के तरीके बतलाए हैं, तब तक हम इस बात को निश्चित रूप से नहीं कह सकते। लेकिन हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष ये है कि आप जब लगातार ये कहते रहें मुसलमानों के लिए कि वे दीमक हैं, बाहरी हैं, घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, बांग्ला बोलने वाला मुसलमान बांग्लादेशी है, और गुड़गाँव वगैरह में ज़्यादातर जो मुसलमान हैं, वो बंगाल के हैं, है ना? वो बांग्ला बोलते हैं। तो आप उनको बांग्लादेशी आराम से कह दे सकते हैं। शाहपुर जाट में भी, दूसरी जगह भी बंगाल के मुसलमान हैं, आप उनको बांग्लादेशी कह दे सकते हैं। तो अगर आप पिछले 10 वर्ष से एक प्रचार चला रहे हैं, बांग्लादेशी के खिलाफ घृणा का, और ये कह रहे हैं कि उनको बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए, उनको बाहर फेंक देना चाहिए, वो दीमक हैं, तो आप तैयार कर रहे हैं एक हिंसक भीड़ को, और उसको आपने इतने दिनों में तैयार कर लिया है, और उसे हिंसा की चाट भी लग गई है। उसके दाढ़ में खून अब लग गया है ज़बान पे। तो यह भी बात है कि पूरे देश में अब जगह-जगह ऐसे संगठन बन गए हैं, जो संगठन सीधे आरएसएस के नियंत्रण में नहीं है या बीजेपी के नियंत्रण में नहीं है। और हिंसा को पहले डिसेंट्रलाइज़ किया गया, हिंसा का अधिकार सबको दे दिया गया, और एक तरह की इम्प्यूनिटी दी गई, अभयदान दिया गया कि आप हिंसा कर सकते हैं, क्योंकि इस हिंसा से लाभ हुआ कि जो घृणा का प्रचार करता है, वो छोटे स्तर पर एक छोटा नेता बन जाता है, फिर वो आपके लिए वोट इकट्ठा कर सकता है। तो उसका भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, वो नेता हो गया। अब मोनू मानेसर का नाम कितने लोग जानते थे? अब मोनू मानेसर एक नेता है। या वो जो राम गोपाल जिसने जामिया में जाके गोली चलाई थी, अब वो एक छोटा-मोटा नेता बन चुका है। आप तेजिंदर बग्गा का नाम कौन जानता था? प्रशांत भूषण को जब तक जाकर प्रशांत भूषण पर हमला नहीं किया था, लेकिन वह नेता है। तो इसका मतलब कि हिंसा भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की सीढ़ी में ऊपर जाने में आपकी मदद करती है। यह बात एकदम तय है। तो हिंसा जायज़ है, हिंसा की जानी चाहिए, यह बात सारे लोग जानते हैं। दूसरी बात यह भी है कि एक बार जब आपने हिंसा का अधिकार दे दिया और हिंसा के साधन दे दिए, तो आप उस हिंसा को हमेशा अपने अनुसार नहीं चला सकते। वो अपने तर्क से भी चलेगी। जिस समय आप नहीं चाहते हैं, उस समय भी होगी वह हिंसा, और आप उसको रोक नहीं सकेंगे क्योंकि वो आपके लिए की गई हिंसा है। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मोनू मानेसर जेल ना जाए, है ना? तो मोनू मानेसर वीडियो बना रहा है, मोनू मानेसर धमकी दे रहा है, मोनू मानेसर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहा है, लेकिन आप उसे जेल नहीं जाने दे रहे हैं। और ऐसे बीसियों लोग हैं जिनको दरअसल अपराधों के चलते जेल में जाना चाहिए, लेकिन जो जेल में नहीं है। तो दोनों ही बातें ठीक है जो आप कह रहे थे कि एक स्तर पर अब यह हिंसा नियंत्रण से बाहर भी है, और नियंत्रण से बाहर है तो ये उसको रोक भी नहीं सकते। और हम फिर एक एक्सट्रीम केस देख लें, मणिपुर का केस देख लें। मणिपुर के केस में बीरेन सिंह मैतेई मेजॉरिटेरियनिज्म के लीडर हैं, लेकिन अब यह हिंसा एम्बैरेसमेंट के लेवल से आगे चली गई है। तो क्या बीरेन सिंह अब वायलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, या वो वायलेंस अब उनको चलाएगी और उनको उसके अनुसार चलना पड़ेगा? उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो उसके अनुसार चलें। तो ये दोनों ही चीजें हैं कि एक बार आपने उस वायलेंस को शुरू किया, तो फिर वो वायलेंस आपको डिक्टेट करेगी, आपको वायलेंस का अधिकार देना पड़ेगा। वरना वे लोग जो आपके लिए हिंसा करते हैं, वे क्यों रुके हैं? अभी क्यों रुके हैं? आप कहेंगे कि 1 महीना रुक जाओ, G20 का जलसा हो जाने दो, फिर हिंसा करो। तो यह तो हिंसा का तर्क नहीं होता है। और एक बात मैं ये भी मानता हूं कि G20 वगैरह इनके लिए कोई शर्मिंदगी या हिंसा इनके लिए कोई शर्मिंदगी का बायस नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे भारतवर्ष, उस समय दिल्ली में हिंसा की धमकी कौन दे रहा था? भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे थे। पुलिस को हाँ, पुलिस को कौन कह रहा था कि अगर नहीं हटा तो हम हटा देंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे। तो हिंसा उस समय तो डोनाल्ड ट्रंप पहुंच रहे थे, तब आपके नेता ही हिंसा की बात कर रहे थे।
तो इसका मतलब यह है कि हिंसा हमेशा इनको फ़ायदेमंद लगती है, तो इसलिए उसको चलाए रखना इनकी मजबूरी भी है। उसको चलाए रखना ही पड़ेगा और अ, और अब ये जिस फ़ेज़ में पहुँच गया है, वह ऐसा फ़ेज़ है जिसमें हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा, भारत की जनता को, और ख़ासकर मैं बार-बार कह रहा हूँ हिंदुओं को, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि अ, एक इतनी बड़ी आबादी, 20 करोड़ से ऊपर की आबादी, उसकी पूरी ज़िंदगी को आप हमेशा के लिए अस्थिर कर दें, डिस्टेबलाइज़ कर दें और फिर आप ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी आराम से चलेगी। वो नहीं हो सकता। तो आपने पूरे देश का बैलेंस खत्म कर दिया है और इसकी बहुत भारी कीमत आपको देनी पड़ेगी। जी, मुसलमान दे रहे हैं, मुसलमानों को पता है कि ये उनको देना है, लेकिन ये पूरी सबको यह कीमत देनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल। इसी बात पे अपूर्व हम अपनी जो है अपना डिस्कशन समाप्त करते हैं। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि वायर जो न्यूज़ चैनल है, वीडियो चैनल है, ये आपके सहायता के आधार पे चलता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिले। वायर यूट्यूब मेंबर भी बनने के बारे में सोचें और अपना जो है फाइनेंशियल डोनेशन कंटिन्यूअसली देते रहें ताकि हम ऐसी ऐसे प्रोग्राम, ऐसी खबरें आप तक मुसलसल पहुँचाते रहें। देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।